जय हिंद, वंदे मातरम। उन युवाओं के शोर से बचने के लिए ब्रायन और उसकी पत्नी ने अपनी वैन को पार्किंग लॉट के आखिरी छोर पर ले जाकर खड़ा कर दिया और फिर से सो गए। फिर कुछ घंटों बाद जब ब्रायन की नींद खुली, तो उसकी नज़र जीन्स और काले रंग के ऊनी कपड़े पहने एक व्यक्ति पर पड़ी। ब्रायन को लगा कि ये उन्हीं युवाओं में से एक होगा जो रेसिंग कर रहे थे। ब्रायन उस पर चीखा, गला पकड़कर उसे दबोचा और तेजी से खींचने लगा। उसने पुलिस को बताया कि ये सब अनायास ही कर बैठा। उस व्यक्ति ने खुद को ब्रायन की पकड़ से छुड़ाने की जितनी कोशिश की, ब्रायन उतनी ही तेजी से उसका गला दबाता रहा। उस व्यक्ति ने ब्रायन के बाजुओं को खरोंचकर खुद को बचाने की कोशिश की, पर ब्रायन उसका गला और तेजी से दबाता चला गया और आखिरकार उस व्यक्ति का शरीर शिथिल पड़ गया। तब जाकर ब्रायन को एहसास हुआ कि वह अब तक जिस व्यक्ति का गला दबा रहा था, वह कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी क्रिस्टिन है। ये एहसास होते ही ब्रायन ने उसे छोड़ दिया और उससे पूछने लगा कि वे ठीक तो है। ब्रायन ने उसके कंधे झिझोड़ते हुए उसे उठाने की कोशिश की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्रायन थॉमस ने पुलिस को रोते-रोते बताया, मुझे लगा कि कोई चोर अंदर घुस आया है और इसलिए मैंने उसका गला दबोचा। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि वह मेरी पत्नी है। क्रिस्टिन ही मेरी दुनिया थी, अब मेरा क्या होगा? अगले 10 महीनों तक ब्रायन थॉमस जेल में रहकर अपनी सुनवाई का इंतजार कर रहा था। इन्हीं 10 महीनों के दौरान ब्रायन के बारे में ऐसी कई बातें सामने आई, जो उसे एक कातिल साबित कर रही थी। उसे बचपन से ही नींद में चलने की हैबिट थी। कभी-कभी तो वह एक ही रात में कई-कई बार नींद में उठकर चलने लगता था। हर रात वह बिस्तर छोड़ता, पूरे घर में घूमता, खिलौनों से खेलता और अपने लिए कुछ खाने को भी पका डालता। ये सब करते समय वह नींद में होता था और अगली सुबह वह सब कुछ भूल जाता। उसके परिवार के सदस्य उसकी इस हैबिट को लेकर मजाक उड़ाया करते थे। सप्ताह में कम से कम एक बार ब्रायन नींद में उठता और बरामदे से लेकर बगीचे तक टहल आता या परिवार के किसी सदस्य के कमरे का चक्कर काट आता। जब पड़ोसी आकर उसकी मदद से पूछते कि ब्रायन आधी रात को नंगे पैर पायजामा पहने बगीचे में क्यों घूम रहा था, तो उसकी मदर पड़ोसियों को बताती कि ब्रायन को नींद में चलने की हैबिट है। जैसे-जैसे वह बड़ा हुआ, उसने गौर किया कि कभी-कभी जब वह सुबह सोकर उठता है, तो उसके पैरों पर कटने के निशान होते, जबकि उसे जरा भी याद नहीं होता था कि रात को नींद में उठकर वह कहाँ गया था। एक बार तो हद ही हो गई जब ब्रायन आधी रात को एक नहर में तैरकर वापस आ गया। ये सब उसने नींद में रहते ही किया था। शादी के बाद उसकी पत्नी उसकी इस हैबिट को लेकर चिंतित रहने लगी थी। उसे डर था कि किसी दिन ब्रायन नींद में उठकर घर से बाहर निकलकर सड़क पर चला जाएगा और किसी गाड़ी के नीचे आ जाएगा। इसलिए वह हर रात घर के मुख्य दरवाजे पर ताला लगाकर चाबी को अपने तकिए के नीचे रख लेती थी। ब्रायन ने पुलिस को बताया कि वे और उसकी पत्नी हर रात बिस्तर पर जाते, एक दूसरे को किस करके गले लगाते और कुछ देर बातें करने के बाद ब्रायन दूसरे कमरे में जाकर सो जाता, क्योंकि वे रात में कई बार बेचैनी में करवटें बदलता था। कभी-कभी चीख पड़ता था और यदाकदा उठकर नींद में चलने लगता था, जिसके कारण उसकी पत्नी की नींद खराब होती थी। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में न्यूरोसाइंस के प्रोफेसर और नींद में चलने की हैबिट के एक्सपर्ट मार्क मेहोवाल्ड बताते हैं, नींद में चलने की हैबिट से ये पता चलता है कि सोना और जागना पारस्परिक रूप से अलग-अलग चीजें नहीं है। आपके मस्तिष्क का वह हिस्सा जो आपके व्यवहार पर नज़र रखता है, वह सो रहा होता है, पर वे हिस्से जाग रहे होते हैं, जो जटिल शारीरिक एक्टिविटी करने में सक्षम हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपके मस्तिष्क को आपके बुनियादी पैटर्न्स यानी आपके सबसे बुनियादी हैबिट के अलावा कहीं और से कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता है। आप उन्हीं चीज़ों का अनुसरण कर रहे होते हैं, जो आपके दिमाग में पहले से अंकित है। क्योंकि आपके अंदर स्वयं चुनाव करने की कैपेसिटी नहीं होती है। कानून के अनुसार पुलिस को हत्या के लिए ब्रायन थॉमस पर मुकदमा चलाना चाहिए था, पर सारे सबूत यही संकेत दे रहे थे कि उस दुर्भाग्यपूर्ण रात से पहले उसकी पत्नी के साथ उसका वैवाहिक जीवन हँसी-खुशी बीत रहा था। उसके बीच झगड़े होने या पत्नी को प्रताड़ित करने जैसी कोई घटना नहीं घटी थी। उनकी 2 किशोर बेटियां भी थीं। जल्द ही उनकी शादी की 14वीं सालगिरह आने वाली थी, जिसे मनाने के लिए उन्होंने हाल ही में भूमध्य सागर की यात्रा के लिए एक पानी का जहाज बुक किया था। सरकारी वकीलों ने नींद के विशेषज्ञ एडिनबर्ग स्लीप सेंटर के डॉक्टर क्रिस इट्ज़िकोस्की से ब्रायन थॉमस की जांच करके इस बात का मूल्यांकन करने को कहा गया कि जब उसने अपनी पत्नी को मारा, क्या उस समय वह वास्तव में अचेत अवस्था में था
रिसर्चर्स ने दो अलग-अलग मौकों पर एक बार एडिजोस्की की लैब में और दूसरी बार जेल के अंदर ब्रायन थॉमस के शरीर के हर हिस्से में सेंसर लगाए। उस सेंसर द्वारा उसके मस्तिष्क की तरंगों, आँख की एक्टिविटी, ठोड़ी और पैर की मांसपेशियों, नाक में एयर के फ्लो, सांस लेने के लिए किए गए प्रयास और नींद के दौरान शरीर के ऑक्सीजन लेवल की जांच की जा सकती है। ब्रायन थॉमस ऐसा पहला आरोपी नहीं था जिसने यह तर्क दिया कि उसने जो अपराध किया वह नींद में रहते हुए किया और इसके लिए उसे इसका दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। ऐसे अपराधियों का एक लंबा इतिहास रहा है जो स्वयं को ऑटोमेटिज्म, नींद में चलने की बीमारी और अचेतन में की गई क्रियाओं जैसे ग्रस्त बताकर सजा से बचने की कोशिश करते रहे हैं। पिछले कुछ दशकों में जैसे-जैसे हैबिट का न्यूरोसाइंस और मुक्त इच्छा अधिक जटिल हुई है, वैसे-वैसे अपराधियों द्वारा अपने बचाव में दी गई ऐसी दलीलें भी सामने वाले को पथभ्रष्ट करती है, जिसमें हमारी अदालतें और न्यायपीठ भी आती है। ऐसे समाज ने इस बात से सहमति जताई है कि कुछ हैबिट इतनी पावरफुल होती है कि हमारी चुनाव करने की कैपेसिटी पर हावी हो जाती है और ऐसी कंडीशन में हम जो भी करते हैं उसके लिए हमें रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता। नींद में चलना दरअसल सोते समय भी हमारे मस्तिष्क के एक्टिव रहने का एक अलग पहलू है। ज़्यादातर समय जब हमारा शरीर विश्राम के अलग-अलग चरणों में आता जाता रहता है, तो हमारी सबसे प्राचीन न्यूरोसाइंस संरचना यानी ब्रेन स्टेम हमारे अंगों और नर्वस सिस्टम को लकवाग्रस्त कर देती है और इसलिए सोते समय बिना शरीर हिलाए हमारा मस्तिष्क सपने देखने लगता है। आमतौर पर लोग हर रात कई बार इस लकवाग्रस्त कंडीशन में आते जाते हैं। न्यूरोसाइंस के क्षेत्र में इस प्रोसेस को स्विच के नाम से जाना जाता है। हालांकि कुछ लोगों का मस्तिष्क स्विचिंग प्रोसेस में एरर का अनुभव भी करता है। ऐसे लोग सोते वक्त बिल्कुल ऐसे होते हैं मानो उन्हें लकवा मार गया हो, पर उनका शरीर सपने देखते समय या विश्राम के अलग-अलग चरणों में आते-जाते समय भी एक्टिव रहता है। नींद में चलने की जड़ यही है और इस हैबिट से ग्रस्त अधिकतर लोगों के लिए ये एक छोटी पर परेशान करने वाली प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल के लिए कोई सपने में देखता है कि वे केक खा रहा है और सुबह उसे रसोई में डोनट्स का एक खुला हुआ डिब्बा मिलता है। इसी तरह कोई सपने में देखता है कि वे बाथरूम जा रहा है और अगली सुबह उसे कमरे का एक कोना गीला मिलता है। नींद में चलने वाले लोग जटिल ढंग से व्यवहार करते हैं, जैसे वे अपनी आंखें खुली रखते हैं, देखते हैं, इधर-उधर घूमते हैं, कार चलाते हैं और अपने लिए खाना तक पका लेते हैं। और ये सब वे सबकॉन्शियस यानी नींद में रहते हुए करते हैं, क्योंकि उनके मस्तिष्क के वे हिस्से जो देखने, चलने, कार चलाने या खाना पकाने जैसे कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वे तब भी एक्टिव रहते हैं जब वह इंसान सो रहा होता है। उस समय उन्हें प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जैसे मस्तिष्क के उन्नत क्षेत्रों से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता है। नींद में चलने वाले अधिकतर लोग पानी उबालकर चाय बनाने के लिए मशहूर होते हैं। एक व्यक्ति ने तो नींद में मोटरबोट तक चला डाली, एक अन्य व्यक्ति ने नींद में ही बिजली से चलने वाला आरा चालू करके ढेर सारी लकड़ियां काट डाली और इसके बाद दोबारा बिस्तर पर जाकर लेट गया। हालांकि इन सब के बावजूद नींद में चलने वाले अपनी सबकॉन्शियस कंडीशन में अमूमन ऐसा नहीं करते, जिससे उन्हें या दूसरों को कोई हानि पहुंचे। नींद में होने के बावजूद उनके अंदर जोखिम से बचने की इंसानी प्रवृत्ति एक्टिव रहती है। हालांकि जब साइंटिस्ट ने नींद में चलने वालों के मस्तिष्क की जांच की, तो उन्होंने नींद में चलने और स्लीप टेरर यानी नींद में घबराने में स्पष्ट फर्क पाया। नींद में चलते समय लोग बिस्तर छोड़कर वे करने लगते हैं जो सपने में देख रहे हैं। जब कोई व्यक्ति नींद में घबराता है, तो उसके मस्तिष्क की एक्टिविटी जागने, आधी जगह होने और नींद में चलने के दौरान होने वाली मस्तिष्क की एक्टिविटी से बिल्कुल अलग होती है। नींद में घबराहट का अनुभव करते समय लोग भयानक चिंताओं के जाल में फंसे होते हैं, पर सामान्य अर्थों में देखें तो उस समय भी वे सपना नहीं देख रहे होते हैं। इस कंडीशन में सेंट्रल पैटर्न जनरेटर्स जैसे मस्तिष्क के सबसे आदिम न्यूरोलॉजिकल क्षेत्रों को छोड़कर बाकी पूरा मस्तिष्क बंद पड़ जाता है। हैबिट के फंदे की न्यूरोलॉजिकल मशीनरी की खोज करने वाले डॉक्टर लैरी स्क्वायर और एमआईटी के वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क के इन्हीं क्षेत्रों का अध्ययन किया था, जबकि एक न्यूरोलॉजिस्ट को नींद में घबराहट महसूस करने वाले का मस्तिष्क बिल्कुल उस व्यक्ति के मस्तिष्क जैसा दिखता है जो किसी हैबिट का गुलाम है। नींद में घबराने वालों का व्यवहार सबसे आरंभिक हैबिट पर आधारित होता है। नींद में घबराहट के दौरान भी एक्टिव सेंट्रल पैटर्न्स जनरेटर ही वे क्षेत्र हैं जहां चलने, सांस लेने, अचानक जोर का शोर होने पर चौंकने या किसी अटैक का सामना करने जैसे व्यवहार संबंधी पैटर्न आते हैं। आमतौर पर हम अपने इन व्यवहारों को हैबिट की तरह नहीं देखते।
जबकि असल में वे हैबिट ही है। हमारी न्यूरोलॉजी में ऑटोमेटिक व्यवहार इतनी गहराई तक समाया हुआ है कि स्टडी से पता चला है कि यह व्यवहार मस्तिष्क के उच्चतम क्षेत्रों से बिना कोई इंस्ट्रक्शन पाए ही सामने आता रहता है। हालांकि जब ये हैबिट नींद में घबराहट के दौरान सामने आती है, तो एक लिहाज से बिल्कुल अलग होती है। चूंकि नींद प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स व ऐसे ही अन्य उच्च बोध संबंधी क्षेत्रों को इनएक्टिव कर देती है, इसलिए जब स्लिप टेरर यानी नींद में घबराहट की हैबिट एक्टिव होती है, तो किसी सचेत हस्तक्षेप की कोई संभावना ही नहीं बचती। अगर संकट की घड़ी में उससे भागने या उसका सामना करने की इंसानी प्रवृत्ति की हैबिट नींद में घबराहट के कारण समाप्त हो जाती है, तो इस बात की संभावना नहीं बचती कि कोई व्यक्ति तर्क या रीज़न देकर इससे पार पा सके। न्यूरोसाइंस साइंटिस्ट माहोवाल्ड कहते हैं, स्लीप टेरर यानी नींद में घबराहट अनुभव कर रहे लोग असल अर्थों में सपना नहीं देख रहे होते। लोग अपने दुख स्वप्नों को याद करके जो कहानियां बुनते हैं, वैसा कुछ वास्तव में कहीं नहीं होता। अगर नींद टूटने के बाद उन्हें कुछ याद भी रहता है, तो या तो वह कोई तस्वीर होती है या कोई तीव्र भावना, जैसे कयामत की भावना, भयानक डर और स्वयं को या फिर किसी और को बचाने की ज़रूरत महसूस होना। हालाँकि ये भावनाएँ इतनी पावरफुल होती है, हमने अपने जीवन में जितने भी व्यवहार सीखे होते हैं, ये भावनाएँ उन व्यवहारों का सबसे बुनियादी संकेत होती है। कोई संकट सामने आने पर स्वयं को बचाने के लिए भागने या उस संकट का सामना करने जैसी चीज़ों का हम सभी को बचपन से ही भरपूर अभ्यास होता है। जब ये भावनाएँ उठती हैं और जब उच्चतम मस्तिष्क द्वारा चीज़ों को सही संदर्भ में देखने की कोई संभावना नहीं बचती, तब हम वही प्रतिक्रिया देते हैं जो हमारी सबसे गहरी आदतों पर आधारित होती है। संकट की कंडीशन में हमारे मस्तिष्क के लिए व्यवहार के जिस पैटर्न्स का सामना करना सबसे आसान होता है, वह फौरन उसी को अपना लेता है। फिर चाहे वो संकट देखकर भागना हो, उसका सामना करना हो या फिर उससे पार पाने के लिए किसी का अनुसरण करना हो। नींद में घबराहट होने पर लोगों को 2 सबसे आम चीज़ें महसूस होती हैं। एक खतरा, दूसरी यौन उत्तेजना। जब ऐसा होता है तो लोगों की रिएक्शन इन दोनों एक्साइटमेंट से जुड़ी हैबिट का अनुसरण करने की होती है। नींद में घबराहट महसूस होने पर कई लोग तो छत से कूद चुके हैं क्योंकि उन्हें लगा कि कोई उन पर हमला करने के लिए उनका पीछा कर रहा था। वे उनसे बचकर भाग रहे थे। ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां नींद में घबराहट होने पर लोगों ने अपने बच्चों तक को जान से मार दिया क्योंकि उन्हें लगा कि वे उनके बच्चे नहीं बल्कि जंगली जानवर थे जिनसे उनका सामना हो रहा था। कुछ मामलों में तो नींद में घबराहट होने पर लोगों ने अपने जीवन साथी का बलात्कार तक कर डाला, भले ही पीड़ित व्यक्ति उनसे दया की भीख मांग रहा हो, क्योंकि एक बार जैसे ही उन्हें नींद में घबराहट के दौरान पैदा होने वाली एक्साइटमेंट महसूस हुई, तो वे अपने आग्रह को संतुष्ट करने के लिए अपने अंदर जड़े जमाए बेटी हैबिट के अनुसार क्रिया करने लगे। जबकि नींद में चलने की हैबिट से ग्रस्त लोगों के मामले देखकर ऐसा लगता है जैसे वे अपने उच्चतम मस्तिष्क को थोड़ा बहुत दखल देने की अनुमति दे देते हैं, जो उन्हें छत के किनारों से दूर रहने का आदेश देकर उन्हें नीचे गिरने से बचा लेता है, यानी डेंजर कंडीशन से दूर रखकर उनका बचाव कर लेता है। पर जिस इंसान को नींद में घबराहट जकड़ लेती है, वे सिर्फ अपनी हैबिट के फंदे के अनुसार ही क्रिया करते हैं, फिर भले ही इसमें उनकी या किसी और की जान ही क्यों ना चली जाए। कुछ साइंटिस्टों को संदेह है कि स्लीप टेरर यानी नींद में घबराना आनुवंशिक हो सकता है, जबकि अन्य साइंटिस्ट कहते हैं कि पार्किंसन जैसे रोगों से नींद में घबराने की संभावना बढ़ जाती है। नींद में घबराने के पीछे असली कारण क्या है, ये साइंटिस्ट समुदाय के लिए आज भी एक रहस्य ही है। पर अधिकतर लोगों के मामले में नींद में घबराने के अनुभव हिंसात्मक आवेगों से भरे रहे हैं। सन 2009 में स्विट्जरलैंड के कुछ शोधकर्ताओं के एक समूह ने इसके बारे में लिखा था, नींद में घबराहट से जुड़ी हिंसा उस ठोस और भयानक छवि के प्रति उस व्यक्ति की रिएक्शन जैसी लगती है, जिसका वर्णन वे नींद टूटने के बाद करता है। आंकड़े बताते हैं कि नींद की इस बीमारी से पीड़ित लोगों के बीच 64% मामलों में साथ सोने वालों पर हमला करने और 3% मामलों में उन्हें चोट लगने की घटनाएं सामने आई है। अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम दोनों ही जगहों पर ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां हत्यारों ने अपने बचाव में तर्क देते हुए कहा कि उन्होंने जो अपराध किए हैं वे स्लीप टेरर यानी नींद में घबराहट के कारण किए और अगर वे सचेत अवस्था में होते तो ऐसा अपराध कभी ना करते। एग्जाम्पल के लिए ब्रायन थॉमस की गिरफ्तारी के 4 साल पहले जूल्स लो नामक एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए अपने 83 वर्षीय पिता की हत्या का दोषी नहीं माना गया
क्योंकि उसका तर्क था कि उसने नींद में घबराहट के दौरान अपने पिता पर हमला किया था। हालांकि सरकारी वकीलों ने तर्क दिया कि जूल्स लोगों की बात पर विश्वास करना दूर की कौड़ी लगता है, क्योंकि उसने अपने बूढ़े पिता पर 20 मिनट तक मुक्के बरसाए थे और उन्हें लातों से पीटा था। इतनी देर तक पीटने के कारण उसके पिता के शरीर पर 90 से भी ज्यादा चोटें आई थी, पर जजों ने सरकारी वकीलों के इस तर्क को खारिज करते हुए जूल्स लोगों को रिहा कर दिया। इसी तरह सितंबर 2008 में 33 वर्षीय डोना शेफर्ड सैंडर्स ने अपनी मां के मुंह पर 30 सेकंड तक तकिया रखकर करीब-करीब उसका दम घोंट ही डाला था, पर बाद में डोना को हत्या की कोशिश के आरोप से इसलिए बरी कर दिया गया क्योंकि उसका तर्क था कि ऐसा करते समय वे नींद में थी। सन 2009 में एक ब्रिटिश सैनिक ने एक किशोर लड़की के साथ बलात्कार करने की बात एक्सेप्ट की थी, पर साथ ही ये भी कहा था कि जब उसने लड़की का बलात्कार करने के लिए अपने कपड़े उतारे और लड़की का पैंट उतारकर उसके साथ जबरदस्ती सेक्स करने लगा, तब वह नींद में था और कुछ देर बाद जब सेक्स के दौरान ही उसकी नींद खुली, तो उसने न सिर्फ फौरन उस लड़की से माफ़ी मांगी, बल्कि पुलिस को फ़ोन करके कहा कि मैंने अभी-अभी एक अपराध किया है। मैं सच कहता हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। जब मेरी नींद खुली तो मैं उस लड़की के ऊपर चढ़ा हुआ था। वह व्यक्ति पहले ही स्लीप टेरर यानी नींद में घबराहट से पीड़ित रह चुका था, इसलिए उसे दोषी करार नहीं दिया गया। पिछले 100 सालों में करीब 150 हत्याएं और बलात्कारी अपराध के दौरान नींद में होने का तर्क देकर सजा से बचने में कामयाब रहे हैं। इन मामलों में निर्णय सुनाने वाले जजों ने जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा है कि चूंकि इन मामलों में अपराध करना अपराधी का निजी चुनाव नहीं था और चूंकि हिंसा करते समय वे होश में नहीं थे, सचेत नहीं थे, इसलिए उन्हें अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ब्रायन थॉमस के मामले में भी ऐसा ही लगा था कि उसके अपराध के पीछे का कारण नींद की बीमारी है, न कि उसके अंदर की हिंसा। उसने एक सरकारी वकील से कहा, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। नींद के विशेषज्ञ डॉक्टर इड जियोस्की ने अपनी लैब में ब्रायन थॉमस का निरीक्षण करने के बाद निष्कर्ष दिया था कि जब उसने अपनी पत्नी की हत्या की, उस समय वे नींद में था और उसने ये अपराध जानबूझकर नहीं किया है। जब कोर्ट में ब्रायन थॉमस का मुकदमा शुरू हुआ, तो सरकारी वकील ने जजों के सामने अपने साक्ष्य प्रस्तुत की। उन्होंने जजों को बताया कि ब्रायन अपनी पत्नी की हत्या का अपराध पहले ही एक्सेप्ट कर चुका है। उसे पता था कि वे नींद में चलने की बीमारी से पीड़ित है। सरकारी वकील का तर्क था कि अपनी बीमारी की जानकारी होने के बाद भी छुट्टियां बिताने के दौरान ब्रायन ने कोई सावधानी नहीं बरती, इसलिए अपने अपराध का जिम्मेदार वे खुद ही है। जैसे जैसे दोनों पक्षों के बीच तर्क वितर्क आगे बढ़ा, ये स्पष्ट हो गया कि वकील एक ऐसी बात साबित करने की कोशिश कर रहे हैं जो इम्पॉसिबल है। ब्रायन थॉमस के वकील ने तर्क दिया कि उसका मुवक्किल अपनी पत्नी को मारना नहीं चाहता था, और तो और उस दुर्भाग्यपूर्ण रात के समय में उसका खुद पर कोई बस ही नहीं था। उसे किसी कथित खतरे का अंदेशा हो रहा था, इसलिए उसने ऑटोमेटिक ढंग से प्रतिक्रिया की। वे तो बस एक ऐसी इंसानी हैबिट के अनुसार प्रतिक्रिया दे रहा था, जो इंसानी प्रजाति जितनी पुरानी है, वे हैबिट है। खतरे का अंदेशा पाते ही हमलावर का सामना करना और अपने प्रियजनों को बचाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार क्रिया करना। उस रात उसके मस्तिष्क के सबसे आरंभिक हिस्सों में से एक में उसे ये महसूस हुआ कि कोई उसकी पत्नी का गला घोंट रहा है। यह विचार आते ही उसकी हैबिट उसकी तर्क पावर पर हावी हो गई और वह उस अनजान हमलावर का सामना करने लगा। तब तक उसके मस्तिष्क के हायर कॉग्निशन के पास हस्तक्षेप करने का कोई मौका नहीं बचा। वकील ने तर्क दिया कि ब्रायन थॉमस की गलती बस यही है कि वे एक इंसान है और उसने वैसी ही प्रतिक्रिया दी जैसी प्रतिक्रिया देने के लिए उसकी न्यूरोलॉजी और सबसे आरंभिक इंसानी हैबिट ने उसे मजबूर किया। इस मुकदमे के दौरान अदालत के सामने ऐसे हालात थे कि सरकारी वकील के गवाह भी बचाव के पक्ष को मजबूत करने में लगे थे। हालांकि ब्रायन थॉमस को मालूम था कि उसे नींद में चलने की हैबिट है। इसके बावजूद सरकारी वकीलों के मनोचिकित्सकों ने कहा कि उन्हें ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता जिसके आधार पर कहा जा सके कि ब्रायन थॉमस अपनी पत्नी को जान से मार सकता है, क्योंकि इस घटना के पहले उसने नींद में कभी किसी पर हमला नहीं किया था और ना ही कभी अपनी पत्नी को किसी तरह से नुकसान पहुंचाया था। जब सरकारी वकील की मुख्य मनोचिकित्सक गवाही देने आई, तो ब्रायन थॉमस के वकील ने उसकी पूछताछ शुरू की। क्या आपको लगता है कि ब्रायन थॉमस को एक ऐसी हरकत के लिए सजा देना उचित होगा जिसके बारे में उसे खुद पता ही नहीं था कि उससे ये हरकत होने वाली है? धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।